हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम नवीन राज्यों का उदय, इसका नेक्स्ट पार्ट माने कि अवध राज्य जो है उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आज की क्लास में लेने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ने लॉन्च किया है। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। टोटल 10 यूनिट हिस्ट्री की है तो 10 यूनिट के ऊपर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। यह जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ सकते हो। 2000 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक है, प्लस इसमें हमने पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड किए हैं। पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पेपर 2 के साथ। तो इट मीन्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर की फुल प्रिपरेशन जो है आपकी हो जाएंगी। इसकी फीस मात्र 10,000 है, लेकिन फ्लैट 60% आपको ऑफ मिलेगा और 3,999 रुपये में ये जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ सर्च कर लेना है यूजीसी नेट पेपर 2। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि किस प्रकार से नवीन राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हमने हैदराबाद के निज़ाम को कवर कर लिया है, मैसूर को हमने कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ आज हम देखेंगे अवध राज्य का अभ्यास अध्ययन जो है आज के क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मुगल शासक का जब अंत होता है या फिर जब उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं तो उनके केंद्रीय सेंट्रल पावर कमज़ोर होने के कारण बहुत से राज्यों का उदय होता है, जिनमें अवध भी एक है, ठीक है। तो अवध जो है, अवध में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अवध जो है किस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो स्टेट है हैदराबाद राज्य एवं हम देखते हैं कि इंग्रज का जो राज्य है, ठीक है, मराठा एवं इंग्रजों का जो शासन प्रदेश है, इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में इसे जाना जाता था। साथ ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से अवध जो है किस प्रकार से राज्य का उदय हुआ, किस प्रकार से वह स्वतंत्र हुआ। सबसे पहली बात कि मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर ही अवध का उदय हुआ। मराठा एवं अंग्रेजों का बीच का ये स्टेट था, तो इसीलिए इसको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, इनका टाइम पीरियड है 1719 से 48 तक का, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में अवध एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है, ऐसा हमेशा पूछा जाता है, तो शहादत खान है, जिसको उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क। अब ये उपाधि किसने दी थी, तो ये भी हम देख लेते हैं कि मोहम्मद शाह जो है उन्होंने ही इनको जब सूबेदारी दी थी तभी उनको उपाधि से सम्मानित किया था। तो उपाधि क्या है इनकी, बुरहान उल मुल्क, इस प्रकार की उपाधि से इनको दी गई थी। 1722 में हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह जो है उन्होंने शहादत खान को अवध का सूबेदार बना दिया था। और उसके बाद यह जो है शहादत खान, उन्होंने स्वतंत्र अवध की जो स्थापना है वो कर ली। इसका अर्थ अवध की स्थापना कब हुई, 1612 में। इसके संस्थापक कौन है, शहादत बुरहान है या फिर बुरहान उल मुल्क, इनका नाम शहादत खान था। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। साथ ही किसके शासन टाइम में इन्होंने स्वतंत्रता घोषित की, तो मोहम्मद शाह के शासन टाइम में। ये 3 बातें आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। इसके बाद का शासक होता है सफर जंग। अब देखिए, ये जो सफर जंग होता है इनका टाइम पीरियड 1739 से 54 तक है, ठीक है। शहादत खान का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उनका भतीजा, साथ ही साथ इनका दामाद था, जिनका नाम अबुल मंसूर खान सफर जंग, ये उनका उत्तराधिकारी बनता है। और मुगल शासक मोहम्मद शाह के एक फरमान द्वारा अवध का सूबेदार भी इनको नियुक्त कर लिया जाता है, ठीक है।
सफरजंग अपने शासन में बहुत ज़्यादा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ इनके शासन काल में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पद जो है हिंदुओं को भी दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है महाराजा नवाब राय जो है, यह हिंदू थे, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब इनके टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा उच्च पद पर गए थे। ठीक है, तो इसका अर्थ शहादत ये संस्थापक रहेगा। उसके बाद कौन आएगा? सफरजंग आएंगे, जो उनके दामाद भी है और भतीजा भी है। ठीक है, तो इसके बाद आता है शुजा-उद-दौला। इनका टाइम पीरियड देखिए 1754 से लेके 75 तक का जो टाइम पीरियड है शुजा-उद-दौला का है। ठीक है, सफरजंग जो है इनके पश्चात उनका पुत्र जो होता है शुजा-उद-दौला, वह अवध का नवाब बनता है। उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 1759 में अवध में शरण दी थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होता है तब उनको वजीर पद देता है। किसको? शुजा-उद-दौला को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं पानीपत का युद्ध होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें शुजा-उद-दौला जो है मराठों के विरुद्ध लड़ता है। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली का यह साथ देता है। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम को भी उसने अपने यहाँ शरण दी, और इसी का फलस्वरूप हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है, जिनमें अवध का नवाब कौन होता है? शुजा-उद-दौला होता है। संयुक्त फलीद, जिसमें हम देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय भी होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से शुजा-उद-दौला, शाह आलम और मीर कासिम जो है ये तीनों ही मिलके हेक्टर मुनरो जो है इनके विरुद्ध में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो शुजा-उद-दौला ने क्या किया? तो बक्सर की युद्ध बाद में जो होता है, माने मीर कासिम हो गए, शुजा-उद-दौला हो गए, उनको शरण दी थी। साथ ही साथ जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा तब वो किसका साथ देगा? अहमद शाह अब्दाली का वह साथ देगा। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है, तो इसमें भी वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता है शुजा-उद-दौला, और साथ ही साथ 1765 में जब बक्सर का युद्ध हार जाते हैं तब क्लाइव के साथ शुजा-उद-दौला जो है एक संधि करता है, और ये संधि के तहत जो है कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है, ठीक है, तो कड़ा एवं इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद 1773 में शुजा-उद-दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की, और इसके तहत इलाहाबाद और कड़ा जो है नवाब को, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ धन माने 50 लाख रुपए जो है वो दे दिए, हेस्टिंग्स को बेच दिया जाता है। क्या बेचेगा? इलाहाबाद एवं कड़ा जो क्षेत्र है वो 50 लाख रुपए देकर नवाब बेच देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रोहले के विरुद्ध जो रोहला थे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो वो जब कंपनी पर आक्रमण करेंगे तब उनको सहायता देने का वचन दिया, और यह जो सहायता नवाब देगा उसके बदले में 40 लाख रुपए कंपनी नवाब को देने वाली थी। इसका अर्थ शुजा-उद-दौला एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि उसने मीर कासिम, ठीक है, जो बंगाल का नवाब था, साथ ही साथ हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसको, यह मुगल शासक थे, इनको भी शरण दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनके टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध हारने के बाद एक संधि होती है जिसके तहत कड़ा एवं इलाहाबाद जो है इसको छोड़ना पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि यह कड़ा और इलाहाबाद जो है वो बेच देता है, किसको? वॉरेन हेस्टिंग को बेच देगा, और इसके बदले में उनको 40 लाख रुपए भी 50 लाख में बेचता है, और 40 लाख रुपए संरक्षण, माने रूहलों का अगर आक्रमण हुआ तो उसका संरक्षण कौन करेगा? यह जो शुजा-उद-दौला है वह करेंगे। ठीक है, इसके बाद के शासक होते हैं आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला का टाइम पीरियड 1775 से लेकर 97 तक का जो टाइम पीरियड है इनका है। ठीक है, देखिए ये जो आसफ-उद-दौला है ये शुजा-उद-दौला का पुत्र थे। ठीक है, और आसफ-उद-दौला 1775 में शासक बनता है, और शासक बनने के बाद इनकी, माने कि जो अवध के नवाब थे, इनकी जो राजधानी थी इससे पहले जो है फैजाबाद थी। क्या थी? फैजाबाद। ये बात याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये जो फैजाबाद राजधानी थी उसको 1775 में स्थानांतरित किया गया, माने बदला गया। तो बदल के क्या हो गए? लखनऊ। तो हम देखते हैं, अभी सुनते हैं कि लखनऊ के नवाब, ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि किस टाइम पीरियड पे जो है लखनऊ को राजधानी बनाई, किसने बनाई, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आसफ उद्दौला ने बनाई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ इनकी एक संधि होती है जिसको कहा जाता है फैजाबाद की संधि। अब ये फैजाबाद की संधि के साथ क्या होता है, तो बनारस क्षेत्र पर अंग्रेजों का संपूर्ण वर्चस्व जो है वो स्थापित हो जाता है और अंग्रेजों ने अवध की बेगमों के साथ कोई भी उनकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की गारंटी यह जो फैजाबाद की संधि है उसके तहत होती है। लेकिन 1781 में हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसने इस संधि का उल्लंघन कर देता है और अवध के बेगमों की लूट, ये आपने जरूर सुना होगा। तो इस प्रकार से दुर्व्यवहार के कारण हम आगे देखते हैं कि बर्क द्वारा इंग्लैंड में जो है हेस्टिंग्स पे जो है महाभियोग भी चलाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग किस पर चलाया गया, तो हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है हेस्टिंग्स, ठीक है, इन पर चलाया जाता है। तो ये भी बात आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो सभी बातें आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अवध राज्य के संस्थापक कौन थे, बुरहान उल मुल्क थे। बुरहान उल मुल्क जिसका रियल नाम क्या था, शहादत खान था। ठीक है, शहादत खान। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके द्वितीय शासक होते हैं सफर जंग। सफर जंग जो है वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था, कला एवं साहित्य का लखनवी तहजीब हम जिसे कहते हैं उसके लिए यह फेमस था। इसके बाद के जो शासक होते हैं शुजा उद्दौला, इनको आप याद रख लेना क्योंकि शुजा उद्दौला जो है इनके टाइम पीरियड पे ही बक्सर का युद्ध होता है, जिसके कारण हम देखते हैं वो बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को संरक्षण देता है। बक्सर का युद्ध हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है जिसके तहत कड़ा और इलाहाबाद मुगलों को दे दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1773 में बनारस की संधि कर लेता है कौन, शुजा उद्दौला। ठीक है, तो पूछा जाता है कि बनारस की संधि कब हुई, तो 1773 में जो है बनारस की संधि हुई। इसके तहत इलाहाबाद और कड़ा बेच दिया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रुहलों को आक्रमण होने से कंपनी को सहायता करने के कारण जो है 40 लाख रुपए भी इनको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें शुजा उद्दौला के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला याद रखना कि इन्होंने 1775 में जो है राजधानी लखनऊ को बनाई थी। ठीक है, और साथ ही साथ फैजाबाद की संधि किसके साथ हुई है, तो आसफ उद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि होती है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है। अभी देखिए वजीर अली शहादत अली खान द्वितीय। अभी देखिए ये जो है वजीर अली, ठीक है, ये आसफ उद्दौला का भाई था। ये आसफ उद्दौला का पुत्र वजीर अली, उनके कुछ महीनों में यह शासक बनता है लेकिन उतना कुछ कार्य नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद जो है शहादत अली के बाद, ठीक है, शासक होते हैं शहादत अली खान द्वितीय। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1814 तक। यह भाई था। ठीक है, ये जो आसफ उद्दौला है उनका भाई था और इनके टाइम पीरियड पर सन जॉन शोर जो है उनसे संधि कर ली थी और बहुत सारा धन जो है अंग्रेजों को दिया। क्यों? क्योंकि गद्दी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने इनको हेल्प की थी, इसलिए गादी प्राप्त माने गद्दी सिंहासन प्राप्त करने के बाद उनको अंग्रेजों को धन दिया, साथ साथ इलाहाबाद जो है उसको भी प्रदान कर दिया। 1801 में जो है वेलेस्ली ने सहायक संधि का स्वीकार, वेलेस्ली के सहायक संधि का भी स्वीकार किया। किस प्रकार से? इट मीन्स जैसे हम देखते हैं 1799 में मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार से 1801 में अवध ने भी सहायक संधि का स्वीकार किया। और इस सहायक संधि के मुताबिक इस टाइम पे जो शासक थे वो कौन थे? शहादत अली खान, ठीक है, द्वितीय। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, तो इसको हाईलाइट कर लेना अपने किताब में। लास्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वाजिद अली शाह जो है लास्ट शासक होते हैं। ठीक है, 1847 से लेके 56 तक के इनका टाइम पीरियड रहेगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था, ये आपको याद रखना है। इनके शासन टाइम में 1854 में जो है आउटरम की रिपोर्ट आती है। अब आउटरम की रिपोर्ट क्या कहती है? तो देखिए
अवध को हासिल करने के लिए अंग्रेजों को कोई भी युद्ध नहीं करना पड़ा और अवध पे जो आरोप लगाया ये आउटरम की जो रिपोर्ट सौंपी गई, तो इस रिपोर्ट में जो है लॉर्ड डलहौसी का टाइम पीरियड इस टाइम पे था और 1856 में जो है अवध का राज्य जो हड़प लिया गया। तो कारण क्या बताया? कुशासन, माने कि अवध के जो लोग हैं वो राजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, राजा से खुश नहीं है, राजा का शासन जो है अच्छा नहीं है, इस प्रकार का जो है आरोप लगा दिया। यह जो नवाब था वाजिद अली शाह, इनको पेंशन भोगी बना दिया गया और पेंशन देते हुए निष्कासित कर दिया और साथ ही साथ कलकत्ता भी इनको भेज दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवध का जो राज्य है उसमें हमने शुरुआत की थी शहादत खान माने बुरहान उल मुल्क से और लास्ट में आ गए हम वाजिद अली शाह के ऊपर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है वो सभी बातें आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन जो है उसको देखते रहिए।